Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Tabassum and I'm back with the June 2023 all papers and इंशाल्लाह हम लोग नवंबर 23 भी करेंगे और हम लोग जो है मार्च 24 भी करेंगे, ठीक है। सो अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब समझने की बात ये है कि जब हम लोग ये पेपर्स करना शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ों को जहन में रखना है। नंबर वन चीज़ ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो कुछ चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। नंबर वन, यू हैव टू रीड द केस स्टडी वेरी वेरी थॉरोली, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केस स्टडी के अंदर क्या बात की जा रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केस स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केस स्टडी के लिहाज से किन बातों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया हुआ है, कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट चीज है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाई आई एम सेइंग दिस? द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब आप अपने 12 मार्क के आंसर्स करना शुरू करेंगे तो उन 12 मार्क के आंसर्स के अंदर देयर आर सिचुएशंस जहां पर आपको ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के बारे में बात करनी होगी। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी? मीनिंग हो सकता है कि केस स्टडी अपने लिहाज से आपसे कुछ करने को कह रही हो कि हम कोई मशीन लगाना चाहते हैं, हम कोई ईआरपी लगाना चाहते हैं, हम कोई शेयर में डिविडेंड्स के अंदर कोई हेर फेर करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं। सो कीपिंग इन माइंड कि जब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि इनको ऐसा काम करना चाहिए, तो क्या ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो इनको करनी लाजमी है? शुड नॉट दे डूइंग समथिंग एल्स? तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए जब कभी हम बात करेंगे तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि केस स्टडी को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों को वो डिले कर सकती है। अगर वो डिले करेगी तो फिर वो क्या कर सकती है, और अगर डिले करती है तो व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे हैव टू थिंक अबाउट। सो कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, याद रखो जब आप इस किसी भी चीज़ को आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपकी इवैल्यूएशन के स्कोर्स होते हैं। और ये प्लीज़ जहन में रखना कि जब कभी भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस P3 और P4, इवन P2 में भी और P1 में भी कि इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर लेके बैठती है। P4 में तो खैर एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्कोर लेके बैठती है अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, लेकिन बाकी सारी जगहों पर जो है पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर एनालिसिस के ऊपर इतना फोकस होता है और लेकिन इवैल्यूएशन का स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस केस स्टडी मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग हाई, ठीक है, तो ये स्कोरिंग हाई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? स्कोरिंग हाई का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका बिजनेस सही तरीके से आपकी बात को मान सकता हो, यानी कि इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्टेक्सचुअल, इट हैज़ टू बी क्वाइट वैलिड टू द केस, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज़ सुपरफिशियल होनी शुरू हो जाएगी ना तो वो आपको स्कोर नहीं दिलवाएगी, और एग्जामिनर इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि क्या आपने वाकई एक ऐसी बात लिखी है जो केस स्टडी से रिलेटेड है या नहीं है। अच्छा, कीपिंग इन दिस इन माइंड, तो अब इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब कभी भी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो एप्लीकेशन से पहले नॉलेज नहीं आ सकती। अगर एप्लीकेशन के बाद नॉलेज आएगी तो नॉलेज का स्कोर नहीं होगा। इसका मतलब ये कि पहले आपको नॉलेज देनी लाजमी है। देन कम्स योर एनालिसिस। अगर एनालिसिस अप्लाइड नहीं होगा तो उसका स्कोर नहीं है, और इवैल्यूएशन टोटली बेस करती है आपकी एनालिसिस पर। अगर आपकी एनालिसिस सही नहीं है तो भले कितनी ही अच्छी आप इवैल्यूएशन कर लें, आपके इवैल्यूएशन के आपको स्कोर नहीं मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वर्क ऑन विद दिस पर्टिकुलर फर्स्ट केस स्टडी, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पर ना मैं अपनी वीडियो बंद कर दूंगा क्योंकि द पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। सो लेट्स गेट अलोंग विद द फर्स्ट थिंग। जो केस स्टडी की हमारे पास कुछ समरीज हैं, आप लोगों ने केस स्टडी पढ़ ली होगी और मैं सिर्फ उसका एक छोटा सा जल्दी वाला एक ओवरव्यू आपको दे दूं सो दैट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि चीज़ जो है वो किस तरह से आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। सो नंबर वन चीज़ ये कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी के लिहाज से, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंट्रोल के बारे में बात की है, ठीक है, कि ओवरऑल जो WP है उसका जो ओवरऑल रैपिड ग्रोथ हुई भी है, 35 पीपल जो है उसने अपनी सिंगल फैक्ट्री में रखे हुए हैं, स्किल्ड लेबर है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कंपनसेशन जो दी जाती है वो वेज प्लस पीस रेट पे दी जाती है,
ठीक है। एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर देयर ओन क्वालिटी चेक्स, यानी कि उनका क्वालिटी अश्योरेंस पे फोकस है रादर और क्वालिटी कंट्रोल, सप्लीमेंटेड बाय अ ब्रीफ फाइनल इंस्पेक्शन। ब्रीफ फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब ये कि दे बेसिकली बिलीविंग इन कि पहले एम्प्लॉय सारा काम करके रख ले और फिर जो आपका क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो आएगा इसमें डिसीजन लेने के लिए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। याद रखना, प्लीज इस चीज को याद रखना, जब कभी क्वालिटी के बारे में बात हो रही हो, टीक्यूएम के बारे में बात हो रही हो, क्वालिटी अश्योरेंस कंट्रोल के बारे में बात हो रही हो, क्वालिटी सर्कल्स को मत भूलना, ठीक है। क्वालिटी सर्कल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो जिससे आप टीम वर्किंग और लोगों के अंदर इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाकर आप मसलों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है क्वालिटी इंस्पेक्टर इज अ पर्सन हु इज वेरी मच disliked इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो अपने काम से काफी ज्यादा नाराज होता है कि उसका काम ही सिर्फ क्या होता है, कीड़े निकालना होता है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी चीज है वो ये है कि कंपनी को जो है अपनी क्वालिटी प्रैक्टिसेस पे बड़ी नाज है जी उन लोगों को कि हम लोग जो है बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास कुछ क्वालिटी के बाद हमारे पास कुछ लीडरशिप की बात है। यहाँ पर जो खातून काम कर रही हैं वो खातून जो है रोना लूपा है, ठीक है। और वो डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, खुद से 90% ओन कर रही हैं शेयर को, कंपनी के शेयर्स को। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो रोल है एज डायरेक्टर उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है। और तमाम तर आइडियाज जो होते हैं वो रोना खुद से ही ऑफिशियलाइज करती हैं, ठीक है। मैनेजर्स इन ऑपरेशंस मार्केटिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, वो वीकली रिपोर्ट देते हैं रोना को, और वीकली बेसिस के ऊपर जो रोना है वो मीटिंग करती हैं, अपडेट्स लेती हैं और कम्युनिकेशन प्लान्स करती हैं। याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्या नाम है इसका, बिजनेस के लिहाज से, तो प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना कि जब कभी भी हम बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की, तो ये चीज ज़हन में रखना कि जब कभी भी आपका कोई बिजनेस काम कर रहा हो और उसके लिहाज से एक डायरेक्टर जो है वो सारे डिसीजंस ले रहा हो, तो वो काफी अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। एंड नाउ आई जस्ट कैन मूव माई सेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट आप लोग थोड़ी सी और चीज देख सकें, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर हमारे पास गिवन है, सॉरी, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है दैट इज अबाउट द न्यू रेंज ऑफ प्ले इक्विपमेंट्स वगैरह जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ आउटडोर के लिहाज से काम कर रहे हैं ये लोग, और इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें, छोटों के बच्चों के कोई टॉयज वगैरह बना रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने जो है वो आउटडोर प्लेस इक्विपमेंट्स बनाने शुरू किए हुए हैं। बच्चों की बात आ रही है, सेफ्टी की बात आएगी। सेफ्टी की बात का मतलब ये है कि चोटें नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और डिटैचेबल और कंट्रोल एक एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए। सक्सेस के लिहाज से मार्केट रिसर्च की गई है, एंड देन दे बेसिकली आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, कि इनकी एक्सपेंशन करने के लिए थोड़ा सा मूड में आ रहे हैं। देन दे बेसिकली आर ट्राइंग टू बोरो सम फाइनेंस एंड यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग फाइनेंस, और इनके कुछ रेशियोज के ऊपर भी बातचीत हो रही है। देन हमारे पास ये मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है जी। सो या आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो जस्ट टू कीप इन माइंड के यू जस्ट हैव ऑल द अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल। देन हमारे पास को रेवेन्यू फोरकास्ट वगैरह आ गई है जनाब, विच इज बेसिकली द सेल्स एग्जिबिट ने बताया कि जी सेल्स वेरिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, सेल्स फोरकास्टिंग का डेटा हमें गिवन होगा, ठीक है। और उसके लिहाज से कुछ रेवेन्यू क्वार्टर्स के ऊपर हम लोगों को डेटा आखिर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज आई मूविंग फ्रॉम देयर टू देयर नाउ, so that we can have this particular thing as a last thing. फाइनेंशियल फोरकास्ट हमारे पास गिवन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ रेशोज गिवन है, कुछ प्रोजेक्शंस गिवन है, ठीक है। और करंट चैलेंजेस जो हम लोगों को दिए जा रहे हैं दैट इज इन्फ्लेशन काफ़ी लेवल पे बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो बढ़ रही है, ठीक है। और शॉर्टेज ऑफ स्किल वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके स्किल्ड बंदा हमें नहीं मिल रहा। ये बात जहन में रखना कि जब स्किल्ड बंदा नहीं मिल रहा ना तो थोड़ा सा मसला आने वाला है, आप बंदे को निकाल नहीं सकते, ठीक है। और क्योंकि काम ओरिजिनली हमारा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऐसा प्रोडक्ट का जिसमें बच्चे जो है वो इसका पार्ट बनेंगे, देयरफॉर देयर इज लेस लाइकली कि आप एक कन्विंसिंग तरीके से लोगों को निकाल सकें
और फिर लोगों के साथ आप काम कर सकें। तो यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि जो बंदा काम कर रहा है उसको काम करते रहना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वरना नया बंदा आएगा, पहली स्किल की शॉर्टेज है, नया बंदा आएगा, क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर ही है, तो नए बंदे को सिखाना, उसको क्वालिटी के बारे में समझाना, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, काम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देन गवर्नमेंट जो है दे आर बेसिकली गोइंग फॉर सम पॉलिसी मेजर्स जो कि डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगे WP को। याद रखना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को WP चेंज नहीं कर सकता, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जिसको हम लोगों ने ज़हन में रखना है। एंड देन आपका जो ओवरऑल जो है आपका USP जो है वो आपका गुड डिज़ाइन है, क्वालिटी है, अफोर्डेबल पोजिशनिंग है, ठीक है। एंड देन स्ट्रांगली आपको जो है वो मार्केट के अंदर आपको एक कॉम्पिटिटर समझा जाता है। कीपिंग इन माइंड विद ऑल दीज सिचुएशंस, जब हम WP का एक ओवरऑल एक आइडिया लेते हैं तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, ठीक है ना, तो जो बिजनेस है उसके अंदर गलती की गुंजाइश रिलेटिवली काफ़ी कम है, ठीक है ना। और जब गलती की गुंजाइश रिलेटिवली कम है तो आपके पास भी रिलेटिवली थोड़ा सा इशू इसमें होगा कि आप हर चीज को रेकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। So let's go with the first question and let's see what the first question is all about. First question is about the analyze two benefits of WP of using quality assurance. 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब 8 मार्क्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 मार्क्स होंगे नॉलेज के, 2 मार्क्स होंगे आपके एप्लीकेशन के, 4 मार्क्स होंगे आपके पास एनालिसिस के। याद रखिएगा जब कभी भी हम बात करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस के लिहाज से, सो नॉलेज आपके पास 2 मार्क की है, एप्लीकेशन आपके पास 2 मार्क की है, एनालिसिस आपके पास 4 मार्क का है। तो ये जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो 4 मार्क्स हैं, इन 4 मार्क्स के लिए आपके पास CIC क्लियर होना चाहिए, सही है। CIC इज बेसिकली योर कॉज, योर इम्पैक्ट एंड योर कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, आंसर्स में ना मैंने थोड़ा सा आइडिया ये देने की कोशिश की है कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट की, तो मैंने यहाँ पर ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंस लिख दी है। आपको दोनों नहीं लिखने, आपको कोई एक लिखना है। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह से पॉइंट को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, ठीक है ना। सो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट की, तो जी फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एम्प्लॉयज ओनरशिप ले रहे हैं ऑफ क्वालिटी चेक, ये हम लोगों ने बात की है। ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट है क्योंकि इससे एम्प्लॉय जो होगा वो डेफिनेटली कॉज क्या है कि जी एज सेड इन द केस स्टडी कि वो खुद से अपनी क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ जैसे ही मैंने बात की है, ये वाली बात मैंने जैसे की है, ये मेरी फौरन से रजिस्टर एप्लीकेशन आ गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया है कि जी जब आपके पास ऐसा होगा तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट इससे ये होगा कि जी आपकी ओवरऑल क्वालिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब आपका पॉइंट है, सही है, आपकी मर्जी है, आप पॉइंट के बाद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लेना चाहते हो या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लेना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, सही है ना। इसमें इसलिए मैंने दोनों लिख दी है। कहीं पर भी आप जाएंगे आपके पास कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में आप ये लिख सकते हैं कि जी इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सेल्स, ठीक है। तो आपका ये CIC कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस पूरे को एक पैराग्राफ के अंदर आपने इसको समझा देना, ठीक है। ये पैराग्राफ 1 में समझा देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे आएंगे कहेंगे सर ये जो क्वालिटी अश्योरेंस है, सर क्या मुझे इस क्वालिटी अश्योरेंस की डेफिनेशन देनी लाजमी है? दे दें, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन दे दे तो पैराग्राफ 1 के अंदर आप जो है वो इसकी डेफिनेशन दे दें, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी आप दे दें, ये पैराग्राफ 1 हो जाएगा। आप इस जगह पे पैराग्राफ 2 के अंदर जाकर आप इसको इस पूरे पॉइंट को समझा दें। याद रखिएगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देन आप नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं लिखने, आपको कोई एक कॉन्सिक्वेंस लिखना है। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो फिर पॉजिटिव वाला आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये चीज की है कि आपका जो भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो उसमें आप लोग ये चीज जहन में रखें कि जब कभी भी आपको कोई आंसर करना हो तो उस आंसर के अंदर आपका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं जनाब। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जी एम्प्लॉय मोटिवेशन फ्रॉम पी स्टेट, ठीक है जी।
क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर जो अच्छी बात है वो ये है कि जब आप अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे तो आपकी जो मोटिवेशन है वो ज्यादा होगी। और देखो मैंने पहले वाले में मोटिवेशन की बात नहीं की है, सही है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आप कितनी बातें करेंगे, क्योंकि अगर आपने हाई प्रोडक्टिविटी के लिहाज से या चेक देयर ओन क्वालिटी के लिहाज से बात करते करते एकदम से आपने मोटिवेशन की बात कर दी, तो अगले पॉइंट के अंदर मोटिवेशन आपके रिपीट पॉइंट पे आ जाएगा। यू हैव टू स्टिक टू सर्टेन थिंग्स इन वन पैराग्राफ and leave other things for the next paragraph. This makes you are planned enough about your answer. तो planning is very important. ठीक है, जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड व्हाट यू हैव टू राइट एंड वेयर यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर पॉइंट 2 आ गया है। पॉइंट 2 के लिहाज से फौरन से पेशतर आपके पास एक आपने पॉइंट दे दिया है, ये आपका पॉइंट हो गया। जैसे मैंने यहाँ से ये बात की है तो ये बात मेरे पास आ गई है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से। फौरन से पेशतर मैंने बात की कि जी क्वालिटी जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगी और सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, क्या आप यहाँ पर कोई थ्योरी लगा सकते हैं? आप बड़े आराम से कौन से यहाँ थ्योरी लगाते हैं, यहाँ पे मायो की थ्योरी लग सकती है, यहाँ पर हर्ट्जबर्ग की थ्योरी लग सकती है रिकग्निशन के लिहाज से। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई थ्योरी जो है वो अटैच कर सकते हैं। सही है, मेरे लिहाज से यहाँ पर मायो भी लग सकती है, सही है, और मेरे लिहाज से यहाँ पर आपके पास हर्ट्जबर्ग जो है वो भी लग सकती है। ठीक है, सो हर्ट्जबर्ग एंड मायो बोथ आर एप्लीकेबल ओवर हियर। कोई भी आप एक लगा दें, नहीं भी लगाते कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन नजर आ जाता है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर फिर पॉजिटिव आ गया है जनाब। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी आ गया है, मैंने आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी दे दिया, ये टोटली आपके ऊपर है। सही है, अगेन मैं फिर ये बता दूं आप लोगों को कि अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लिख रहे हैं तो आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव लिख रहे हैं तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बीच में बहुत जोरदार किस्म का और लिख दिया। ठीक है ना, तो ये जो मैंने और लिखा हुआ है इसका मतलब ही सिर्फ सारे का सारा ये है कि आपके पास ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज पे बेस कर रही है कि आप कहां पर क्या लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और मल्टी मिलियन क्वेश्चन आप लोगों का शायद ये आ सकता है, सर क्या एक पॉइंट में अगर मैंने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लिख दिया है, इज इट नेसेसरी कि मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लिखूं? जी नहीं, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि आपने आंसर डिराइव करना है व्हाटएवर इट इज। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अब पूरा का पूरा आंसर कैसे डेवलप हो गया? पूरा का पूरा आंसर ऐसे डेवलप हो गया जनाब कि ये आपका बन गया पैराग्राफ 1, ये बन गया आपके पास पैराग्राफ 2, ये बन गया आपके पास पैराग्राफ 3। सही है, व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ कि आप लोगों को इस आंसर को स्ट्रक्चर करना है, कंप्लीट करना है और इन पॉइंट्स को अपने बात में लिखना है। याद रखें, आपका आंसर लंबा नहीं सही होना चाहिए। सही होगा नंबर मिल जाएंगे, लंबा होगा शायद नंबर ना मिले। ठीक है, सो इस इशू की ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, सो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, ठीक है, तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ी सी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ही मैंने बात की है। ठीक है ना, हर टॉपिक के साथ ये एग्जामिनर रिपोर्ट है असल में। ठीक है, इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का एग्जामिनर रिपोर्ट है। ठीक है, कि उसने क्या बात की है, किस तरह से वो ये बात करना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इसके लिहाज से, सो कॉमन जो पिटफॉल आया है वो ये है कि कैंडिडेट्स फोकस टू मच ऑन जेनेरिक बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस विदाउट ट्राइंग टू आर्गुमेंट बैक टू डब्ल्यूपी। रट्टा लगा के आए हुए हैं यार, रट्टा लगा के आए हुए हैं कि हमें तो 50 डिसएडवांटेजेस मालूम है, हमें 50 बेनिफिट्स मालूम है, लिंक हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, सो याद रखो रट्टे से तो कुछ होने वाला ही नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि यू हैव टू, मैंने वही बात जो शुरू में की थी, आपका आंसर कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, आपका आंसर सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। खुद ही से आपने कंडीशंस बनानी शुरू कर दी, भाई जो चीज गिवन है पहले वो तो देख लो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई खाने पे बुलाता है, ठीक है, आप लोगों को जो खाने पे बुला रहा है उसने डिशेस रखी हुई है ना यार। ठीक है, ये कोई एथिकल हरकत तो नहीं है ना कि आप के सामने जो डिशेस रखी हुई हैं, ठीक है आपको पसंद नहीं है वो डिशेस, सही है, लेकिन एथिकल ग्राउंड्स तो ये कहते हैं ना कि कम से कम आप उनकी वो डिशेस को टेस्ट तो कर लो। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि आपने बात करनी शुरू कर दी, मैं घर से खाना अपना लेकर आया हूँ, कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है ना, या आपने कहा चले मैं ऑर्डर करवाया था, खाना मुझे पसंद तो नहीं आया लेकिन मैं ऑर्डर करवा देता हूँ। ये वही बात है कि जो केस स्टडी में चीजें रेफरेंस गिवन है वो तो हमने कर रहे नहीं है, हम तो अपनी निराली लेकर आएंगे।
तो भाई कोई नंबर नहीं मिलने वाला है इसका, कोई एप्लीकेशन नहीं है इसके अंदर, कोई वो नहीं है, एनालिसिस का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली एक और चीज जो है जिसके बारे में एग्जामिनर ने काफी जोरदार तरीके से बात की है, दैट इज द एनालिसिस डेप्थ। ठीक है, कि हाई स्कोरिंग आंसर्स जो हैं दे वेंट बियॉन्ड mere description, showing clear understanding by connecting cause, impact and consequence। See, यही वो बात कर रहा है एग्जामिनर ने कहा, भाई मेरे अल्फाज नहीं है, ये सारे के सारे मैं हर आंसर के साथ ना मैं इस तरह से आपको एग्जामिनर के रिव्यू भी बता दूंगा कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि इस आंसर को आपने खुद से स्ट्रक्चर करना है और लिखकर इन पॉइंट्स को एम्बेड करें अपने आंसर में। कोशिश करें कि ये आंसर जो है 8 मार्क का आंसर है, आपके पास सिर्फ 12 मिनट्स हैं इसके लिए, आपके पास सिर्फ 12 मिनट्स हैं इसको पेपर के अंदर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 12 मिनट में आपने आंसर लिखना है। और प्लीज याद रखिएगा, सही आंसर आधे पेज से के आसपास होगा, हाफ पेज के आसपास होगा सही आंसर। ठीक है, जिसमें टू द पॉइंट बात की गई होगी, ना लंबी की गई होगी ना गलतियां की गई होंगी। लेकिन लंबे आंसर 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस के भी हो सकते हैं जिनमें नंबर्स नहीं आते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है। सही, दूसरा क्वेश्चन क्या है जनाब के जो इंटरनल कम्युनिकेशन हुई है उसके बारे में उसकी 2 लिमिटेशंस बता दें। अगेन ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, सेम वे हमारे पास अब पॉइंट आ गया। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू एम्प्लॉइज, जैसे रोना लूपा की अगर मैं सही बात करूं तो वो खुद ही से बात करती थी, खुद ही बात करके खुद ही सब चीजें डिसाइड करके लोगों को कंफर्म किया करती थी। तो ये चीजें आपके पास, अगेन मैं फिर वही बात करूं, मैंने यहाँ पर फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ बात की है। ठीक, कॉन्सिक्वेंस कोई एक सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है ना, जब आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी कन्विंसिंग एलिमेंट के एग्जामिनर को पता चलेगा, हाँ यार ये बंदा जो है इसको पता है कि इसकी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकती है, इसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये क्या, स्ट्रीमलाइनिंग करने में मदद मिलेगा, सही, उसको पता होगा कि क्या काम करना है। ठीक है ना, नेगेटिव ये है वो डेफिनेटली मोटिवेशन भी होगी और अंडर वैल्यू भी करेंगे एम्प्लॉइज को कि यार हमारी बात तो होती नहीं है, ये खुद ही बातें करती रहती है। तो अगेन सेंट्रलाइजेशन करने से या डिसेंट्रलाइज करने से, क्योंकि रोना का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रलाइजेशन का है। ठीक है ना, वो सारे डिसीजन खुद से लेने की कोशिश करती है। ठीक, सिमिलरली दूसरा इसके पास जो एक और पॉइंट आया है वो ये है कि इंडिविजुअल मीटिंग करती है मैनेजर और रोना के दरमियान। ठीक है, और उसके लिहाज से जो भी कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी। अब करना क्या है, करना यह है कि आपको ना इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर अगर मैं वैसे बात करना शुरू करूं सो अब इसमें ओरिजिनली व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है, सही है, इसमें आपके पास बन गया पैराग्राफ 1, इसको आप डिफाइन कर दीजिए। सही है, then this is going to be a paragraph 2, this is going to be a paragraph 3। ठीक है, और टोटली आपके ऊपर है कि आप कोई बात करना चाहें किस तरह से भी आप इसके। अब ये याद रखो कि पेपर जो है ना, पेपर 3 या इवन कोई भी पेपर 1, 2, 3, 4 कोई पेपर भी हो, ये पेपर मुश्किल नहीं है, ये पेपर हम खुद मुश्किल बनाते हैं। हम जब बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं ना, हम इसलिए उसको मुश्किल बनाते हैं बाकायदा। ठीक है ना, सो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर कह रहा है ना, एग्जामिनर आपको कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, एग्जामिनर आपको एक बड़ा टू द पॉइंट आंसर्स की बात कर रहा है। आप अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, सीधी सीधी बात। ठीक है, सो इसी तरह से अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो ये है कि इसके बारे में एग्जामिनर ने और क्या कहा। कॉमन चैलेंजेस क्या है जी, सम कैंडिडेट्स स्ट्रगल टू मूव बियॉन्ड जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिक WP's स्पेसिफिक मेथड ऑफ डिस्क्राइब्ड इन द केस स्टडी। इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर बच्चा घुस गया, अब इंटरनल कम्युनिकेशन के फायदे बताना शुरू कर दिए, सारी बातें करना शुरू। अबे रूना लूपा क्या करती थी यार, उसकी बात कर लो। ठीक है, बहुत सारा बच्चा जनरलाइज चला जाता है, अगेन सुपरफिशियल चला जाता है, अगेन कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाता है, अगेन किसी के घर पे खाने के लिए बुलाया है, खुद से खाना ले जाता है साथ, वनडिश पार्टी थोड़ी चल रही है यार। ठीक है, देन अगेन डेप्थ एनालिसिस के लिहाज से हाई स्कोरिंग आंसर्स adaptly identifies the cause impact communication practices but fewer went into the refined consequence। सही है, both positive और negative।
यानी ये दोनों पॉइंट्स के अंदर या तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या वो नेगेटिव की तरफ, कॉन्सिक्वेंस में जाना है हम लोगों ने, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंस में गए, एग्जामिनर बात कर रहा है यार, ठीक है ना, एग्जामिनर की बात है। एग्जामिनर कह रहा है मुझे इंपैक्ट तक नहीं लेके जाना, मुझे कॉन्सिक्वेंस तक लेके जाना है। जब कॉन्सिक्वेंस तक लेके जाते हैं तो बात आती है। अच्छा एक और चीज, एग्जामिनर कहता है ये मुझे 8 मार्क के अंदर एक पॉइंट बता दो जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ, सही है। वो दोनों पॉइंट से नहीं बोलता कि मुझे कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ, वो किसी एक पॉइंट में कहता है कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ, ठीक है ना। आपके पास, और ये क्यों कहता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बनाओ कि दोनों पॉइंट का तो कॉन्सिक्वेंस डालो, सो दैट कन्विंस कर दो एग्जामिनर को कि भाई मुझे 8 में से 8 नंबर दो, मुझे 4 में से 4 नंबर दो। आपका एक पैराग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वाले पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ 2 के अंदर आप कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखते, तो यू हैव टू ब्रिंग अ वेरी परफेक्ट पैराग्राफ, एक परफेक्ट आपका कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए इन पैराग्राफ 3, तब आप 4th नंबर पे जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों में ही कॉन्सिक्वेंस डाल देंगे ना, यू हैव मोर चांसेस टू स्कोर 4 आउट ऑफ 4 इन एनालिसिस, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आपको एग्जामिनर जो रिक्वायरमेंट्स दे रहा है उन एग्जामिनर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते जाए, नंबर्स देते जाए। नंबर 2 चीज है, कभी मार्किंग स्कीम खोल के देखो तो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ होता है आइडेंटिफाई, सही, आइडेंटिफाई इंपैक्ट, कॉज, इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंस, आइडेंटिफाई लिखता है वो एक्सप्लेन नहीं कहता, ठीक है। वो कहता है मुझे आइडेंटिफाई करके दे दो, मैं काफी हूं, इतना तो मुझे ही पता है, पढ़ लिख के इस पोजीशन पे आया हूं, ठीक है। और आखिरी चीज, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज इंक्लूड स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द केस स्टडी टू इलस्ट्रेट द लिमिटेशन, एनहांसिंग द रिलेवेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ देयर एनालिसिस। ये देखो, जैसे मैंने यहां पर बात की ना, ये वाली जो बात की है मैंने, ये वाली जो बात की है मैंने, ये वाली जो बात की है मैंने, जो कॉज की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन वाली बात जो है ना, दैट इज देयर। अच्छा, अब सिंस मैं एक पॉइंट के बिल्कुल सामने आया हूँ इस वक्त, जो मुसलसल मैं स्क्रीन के ऊपर नीचे आगे पीछे उछलता कूदता जा रहा हूँ, सो इसको अगेन थोड़ा सा पीछे करके, पॉज करके इस पूरे पॉइंट को देखना। चलो मैं वैसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, I can jump around, I can easily jump around. You have to look at me, ठीक है ना। सारी वीडियो में नजर आता रहूंगा मैं, उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, हर वक्त घूमता रहूंगा, ठीक है। सो या दिस इज देयर। सो नाउ यू हैव टू इंश्योर कि आपका आंसर जो है, उस आंसर के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रही हो। जब आपकी केस स्टडी में एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रही होगी, आपको नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, construct this answer. Again, this answer should not go beyond one page. एक पेज तो बहुत ज्यादा है, एक पेज बहुत ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जामिनेशन का सीआई का एक पेज बहुत ज्यादा है 8 मार्क के लिए, ठीक है। ये आधे पेज के आसपास खत्म हो जाता है, ठीक है। सो फाइन, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिहाज से एंड आई जंप ओवर एन एंक, ठीक है, मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, 2 क्वेश्चन हो गए जनाब, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ 3C। अच्छा 3C क्यों है, 3AB क्यों नहीं है? 3AB कैलकुलेशंस है यार, कैलकुलेशन आप कर लो, मार्किंग सी में एग्जैक्ट कैलकुलेशंस दिखी नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन में कोई मसला आ रहा है पूछ लो, जो मुश्किल वाली कैलकुलेशन होगी ना, जैसे क्रिटिकल पाथ की हो गई, जैसे कोई रेशियोज मुश्किल वाले आ गए, जैसे कोई और चीज हो गई, ठीक है ना, सेल्स फोरकास्ट, जैसे इसमें सेल्स फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा, ठीक। जो चीज है मकसद ऐसी है जिसको एक कॉम्प्रिहेंसिव में समझाना चाहिए, मैं समझा दूंगा। हाँ, कोई फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कोई चीज करनी, हाँ कोई मुश्किल कैलकुलेशन आ रही है, वो मैं करवा दूंगा। और अगर आप में से किसी को भी 3A और 3B कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, जस्ट मैसेज मी, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्लस आप में से जिन लोगों ने व्हाट्सएप का चैनल जो है, A2 का जो चैनल है, वो ज्वाइन नहीं किया हुआ, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कर लें, सो दैट आपके पास जो भी कोई क्यूरीज वगैरह मैं वहां पर जनरेट कर रहा हूँ, यू हैव ऑल द आइडिया देयर। खैर जी, क्वेश्चन 3C, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस, ठीक है, टू WP's बिजनेस प्लानिंग ऑफ यूजिंग सेल्स फोरकास्ट बेस्ड ऑन टाइम सीरीज एनालिसिस। अच्छा यही क्वेश्चन है यार, इसका आखिर में मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई दी, ठीक है ना, इसकी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई हुई, एंड में करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब टाइम सीरीज के बारे में बात कर रहा है। याद रखो, इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आया है, जब कभी इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंस, सही है, दो, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, 2 इंपॉर्टेंस नहीं, 2 बेनिफिट्स, ठीक है, 2 बेनिफिट्स की तरफ हमें जाना है। दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है,
तो एक लिमिटेशन लिख दो, सही है। लेकिन दो एडवांटेजेस करना लाजमी, दो से ज्यादा मत जाना, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर ना एनालाइज टू लिखा हुआ होता था, इसलिए हम दो लिखते थे। लेकिन अब जो है ना वो आपको नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं लिमिटेशंस बताओ मुझे, इंपॉर्टेंस बताओ। इंपॉर्टेंस मतलब मुझे उसके फायदे बताओ, बेनिफिट्स बताओ। किसके बताओ? सेल्स फोरकास्टिंग के नहीं, इसके, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस को हम लोग टीएसए भी कहते हैं, ठीक है ना, टाइम सीरीज एनालिसिस। अच्छा, अब बच्चा जो है वो करता क्या है इस आंसर के अंदर, कि वो ज्यादातर उसका आंसर जो है वो बेस करता है सेल्स फोरकास्टिंग के ऊपर, ठीक है। उसने तो बात ही नहीं की, उसने तो बात की है टीएसए के लिहाज से। अब याद रखो, अगर एक आंसर सेल्स फोरकास्टिंग के बिहाफ पे करते हुए काम करना शुरू करेगा ना, वो नंबर पूरे नहीं ले पाएगा, क्योंकि सेल्स फोरकास्टिंग की बहुत टेक्निक्स हैं, उनमें से एक पे बेस कर रहा है, ये टीएसए पे बेस कर रहा है, सही है। अच्छा, पहला पॉइंट आ जाता है, यूज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर सीजनल फोरकास्ट, सही है। सीजनल सेल्स फोरकास्ट, ये मेरा पहला पॉइंट है, क्योंकि ये टाइम सीरीज एनालिसिस का जो पहला पॉइंट है वो ये कि ये बेसिकली सीजनल सेल्स फोरकास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीजन्स जब आपके होते हैं, ऑफ सीजन, ऑन सीजन, क्वार्टर पे सीजन होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए ना हम एक्स्ट्रापोलेशन इस्तेमाल करते हैं, ना हम लोग ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं, ना हम डेल्फी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, और उसमें करते हैं मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अगेन, अब देखो, मैंने यहां पर ना अगर देखा जाए तो पॉइंट लिखा, उसका मैंने कॉज लिखा जो कि मेरी एप्लीकेशन है, फिर मैंने इंपैक्ट लिखा, फिर मैंने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लिखा, ठीक है। पॉज करके ना इसको पढ़ लो, ठीक। अब मसला क्या है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं दिए, क्योंकि वो मैं हर दफा तो नहीं समझा सकता ना कि पॉजिटिव तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, तो मैंने ना यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दे दिया। अच्छा, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देने का फायदा क्या हुआ? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस जब कभी भी आएगा तो अगला कीवर्ड आएगा मेरे पास हाउ एवर, सही है। अगला कीवर्ड आएगा मेरे पास हाउ एवर, क्योंकि देयर इज समथिंग, मतलब देखो इवैल्यूएशन के अंदर ना जब कभी पॉइंट्स के ऊपर इवैल्यूएशन हम कर रहे होते हैं, तो इसमें याद रखना कि जब कोई अच्छी बात हो रही होती है ना, तो हमारे ज़हन में ना एक माइंडसेट आना चाहिए, व्हाई इट इज सो गुड, ठीक है। देयर हैज टू बी, इट इज टू गुड टू बी ट्रू वाली कहानी, सही है। मकसद हर चीज इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती ना, देयर हैज टू बी अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक। या आप अपने खानदान के किसी ऐसे शख्स, हर खानदान में एक शख्स ऐसा जरूर होता है, खानदान भी हो सकता है पूरा का पूरा, फैमिली पूरी हो सकती है, या शख्स तो एक जरूर होता है जिसका काम सिर्फ कीड़े निकालना होता है। आप उनको बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे भी ले जाएंगे ना, आप उनको कोकोनट ग्रोव ले जाए, आप उनको गालिब ले जाए, आप उनको दो दरिया ले जाए, आप उनको कहीं पर भी ले जाए, सूशियां खिला दें आप उनको, वो मजा नहीं है जो निहारी में था। घर के खाने की बात ही कुछ और है, यहाँ पर तो नमक ही ज्यादा है, यहाँ का तो टेस्ट ही अच्छा नहीं, बस कहीं ना कहीं उनको कीड़ा जरूर निकालना होता है। वो जो कीड़ा निकालने वाली कैटेगरी है ना, वो है उनकी क्रिटिकल एनालिसिस, बन जाओ वो, गिव देम द क्रेडिट, they have given you the right understanding how to evaluate one answer, ठीक है। उनको फॉलो करो, उनके अच्छे दोस्त बन जाओ, सही है। और उनसे पूछो कि अब वो खाला भी हो सकती है, फूफो भी हो सकती है, चची भी हो सकती है, वो ताया भी हो सकते हैं, वो फूफा भी हो सकते हैं, वो दादा भी हो सकते हैं, वो कोई दूर के अंकल भी हो सकते हैं, उनसे दोस्ती कर लो, उनको आज ही ना व्हाट्सएप पे उनका दोस्त बना लो, ग्रुप बना लो उनके साथ। इवैल्यूएशन के स्किल्स को बेहतर करने के लिए नहीं ये काम करो। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उनसे बातें करना शुरू, अंकल आप बताएं ना, आप इतने क्रिटिकल कैसे हैं, आपकी इतनी अच्छी क्रिटिसिज्म कैसे है, मतलब क्या सोचते हैं, मतलब लोगों को खुश देखना क्यों नहीं चाहते, ठीक। वो आपको बता देंगे, गुर बता देंगे आपको, ठीक है। फिर आपकी वैल्यूएशन बेहतर हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह फैसला, ग्रेड आ जाएगा आपका, और क्या चाहिए। जिस दिन ग्रेड आ जाए अनफ्रेंड कर देना उनको, मेक सेंस। चलो, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू जंप, एंड हियर आई एम। अगला पॉइंट आ गया जनाब, ठीक है। अब अगले पॉइंट के अंदर मैंने लिखा कि जी टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी मदद देती है, ठीक है। कैसे देती है, मुझे लिखा हुआ सारा का सारा काम। अच्छा, अब यहां पर मैंने दिया था पॉजिटिव, यहां दे दिया मैंने नेगेटिव, तो सर क्या ये चीज हमेशा होती है कि एक पे पॉजिटिव जाए और एक पे नेगेटिव जाए? नहीं, नॉट नेसेसरीली, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ दिखाना ये है, मेरा मकसद दिखाने का सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि अगर नेगेटिव आएगा तो हाउ एवर आएगा, कॉन्सिक्वेंस अगर नेगेटिव आएगा तो हाउ एवर आएगा,
और कॉन्सिक्वेंस अगर नेगेटिव आएगा तो देयरफॉर आएगा, सही है, देयरफॉर, और देयरफॉर इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको लिखना क्या है, हाउ टू कंटिन्यू द चेन, ठीक है। अच्छा, क्या इसके अंदर मैं स्टार्ट टीएससी के डेफिनेशन से करूं, कर दे, इधर जा रहे तो कर दे, ठीक है ना। देखिए असल में 12 मार्क के जो कैलकुलेशन है ना, उसमें 2 मार्क नॉलेज के हैं, 2 मार्क एप्लीकेशन के हैं, 2 मार्क एनालिसिस के हैं और 6 मार्क आपके इवैल्यूएशन के, असल में ये है, ठीक है ना। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं, ये मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं तो मैं नॉलेज पूरी कर चुका हूं, सही है। जब मैं 2 कॉज दे रहा हूं तो मैं 2 एनालिसिस एप्लीकेशन कर चुका हूं, ठीक है। जब मैं 2 ये चीजें दे चुका हूं तो मेरा ये काम हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। जब हो रहा है काम पूरा तो मैं बिला वजह में क्यों लंबी करूं यार। या प्लीज एक चीज ध्यान में रखो, मुझे जो वो तमाम था स्टूडेंट जो ये कहते हैं ना कि बिजनेस में लंबी करनी होती है, या शट अप, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शट अप है उनको। क्यों लंबी, कौन कहता है लंबी करने को, सही लिखने की बात हो रही है, लंबी करते हैं वो पता नहीं क्या लिखते हैं, ठीक है। तो प्लीज, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ एट टाइम्स, क्योंकि ये बात मैं इतनी दफा सुन चुका हूँ ना, और इतना लेम एक्सक्यूज मुझे लगता है कि सर लंबी नहीं हो रही हमसे, करने को किसने कहा है, कह कौन रहा है लंबी करने को, बात समझ आ रही है। तो लंबी करने को कोई नहीं कह रहा होता, सही करने को कह रहा होता। अच्छा, यहां गए तो हमें इवैल्यूएशन का एक स्कोर मिल गया, यहां गए तो हमें इवैल्यूएशन का एक स्कोर मिल गया, ठीक है। हमारे पास 6 स्कोर है अभी, 6 में से 2 तो मिल रहा है, ठीक है। सारी गंदगी को साफ किया, चले गए हम अगले के ऊपर, क्योंकि हमारा आंसर भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ जो है ना, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, आप तो भागो, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल पैराग्राफ है भाई, पहले बता रहा हूं। ये क्यों है, ये आप कब लिखेंगे, ये आप उस वक्त लिखेंगे जब टाइम बचेगा, टाइम नहीं बच रहा नहीं लिखना, ठीक है। और अगर ये उस वक्त की भी जरूरत है कि आपके पास जब पॉइंट आपको क्लियर हो रहा हो और आपके पास एक जेन्युइन किस्म का एक आइडिया हो, एक जेन्युइन किस्म का आपके पास एक लिमिटेशन हो। लिमिटेशन क्यों, क्योंकि ये आपको लेके जाएगी इवैल्यूएशन के स्कोर के ऊपर, सही है। तो इवैल्यूएशन का स्कोर लेने के लिए आप एक लिमिटेशन लिख दें, तो इवैल्यूएशन का एक और नंबर, आप एक और नंबर मिल जाएगा आपको, सही है। लेकिन लिमिटेशन के साथ भी वही खेल खेलना है, उसको अप्लाई होना लाजमी है, उसको एनालाइज होना लाजमी है, उसका कॉन्सिक्वेंस लिखना लाजमी है, ठीक है। लेकिन इसका कोई हाउ एवर देयरफॉर नहीं हो, क्योंकि आप इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ इवैल्यूएशन का एक नंबर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। देन हमारे पास आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने बात क्या की है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो डिसाइसिव एलिमेंट्स बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी के लिहाज से, कि आपने क्या आपकी फोरकास्टिंग सही है या नहीं है, क्या आपने एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शंस के बारे में तो सोचा है या नहीं सोचा। क्योंकि देखो, सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, फोरकास्ट का मतलब होता है तुक्का, ठीक है, फ्यूचर के बारे में तुक्का। अब तुक्का मारने के लिए आप बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं, जब बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं तो हो सकता है वैसी हो, बाज़ वक़्त होता है वैसी ना हो, जब वैसी नहीं होंगी तो फिर क्या करोगे, दैट्स द पॉइंट ना। दिस इज द रीजन व्हाई वी कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो आपके पास अब टोटल कितने पैराग्राफ बन गए, पहला पैराग्राफ बना आपके पास ऑप्शनल है, टीएसए की डेफिनेशन, सेल्स फोरकास्टिंग की डेफिनेशन से कोई नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। टीएसए टाइम सीरीज एनालिसिस, उसकी डेफिनेशन हमें देंगे। दूसरा पैराग्राफ बना आपके पास बेनिफिट नंबर 1, तीसरा पैराग्राफ बना आपके पास बेनिफिट नंबर 2, चौथा पैराग्राफ ऑप्शनल है, ये बन गया आपके पास, ठीक है। जब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपने एक नंबर स्कोर कर लिया यहाँ पर, यानी कि दोनों को बताने के बाद, दो फैक्टर्स को बताने के बाद आपको एक का एक और नंबर मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जजमेंट शो कर रहे हो ना, डिपेंडेंस शो कर रहे हो उसके ऊपर। और साथ साथ प्लीज देख लेना, ये इंपैक्ट बता देना इसकी, प्लीज इंपैक्ट बता देना, सिर्फ लिखना नहीं है, स्टेटिंग का इंपैक्ट बताना क्यों जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज इसका एक और तरीका भी होता है कि यू कैन रेज अ क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन रेज करना नहीं आता है, मैंने इसी वजह से इंपैक्ट के तौर पे इसको लिख दिया, ठीक है। आराम से उनसे पॉज करो वीडियो, देखो इसको क्या करना है, इसके बाद एक पैराग्राफ बनेगा। देन वी आर गोइंग इनटू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने असल में देना है कंक्लूजन। और ये देखो मैं कहां जा रहा हूं, गेस वेयर आई एम गोइंग,
ये। अच्छा, अब ये मैंने कंक्लूजन का आइडिया दिया है और दिस इज बेसिकली वेयर आई एम गोइंग टू चेक यू ऑल। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा हुआ क्या है। समराइज द डुअल नेचर ऑफ रिलाइंग ऑन टाइम सीरीज फॉर द बिजनेस प्लानिंग। डुअल नेचर का मतलब ये है कि इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये मैंने डुअल नेचर लिखा कब है, जब मैं लिमिटेशन लिखा था। ठीक है ना, डुअल नेचर, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। ठीक है, हाईलाइट इट्स बेनिफिट्स in enhancing operational efficiency and need for the agility in response to its limitation. ठीक है, recommend a balanced approach that integrates time series analysis with other forecasting and market analysis techniques to support more robust business planning and decision making within WP. याद रखना, TSA टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस जिसके बारे में बात की गई है, वो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। यू हैव टू यूज सम क्वालिटेटिव टेक्निक्स एज वेल। फॉर एग्जांपल ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम लो उसका, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट का नाम लो। ठीक है, डेल्फी टेक्निक का नाम लो, मार्केट रिसर्च का नाम लो। ठीक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा के बारे में बात करो। तो ये जब आप बात करोगे ना, तो इस बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव जो आप सजेस्ट कर रहे हो, अदर टेक्निक्स। ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव what they are using. They use both, get the verification from each other. एक क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव के अंदर, क्वांटिटेटिव से अंदर क्वालिटेटिव के अंदर वेरिफिकेशन हासिल करो, वेरीफाई करो अपने आंसर्स को, डबल चेक करो अपने आंसर को, ताकि गलती ना हो सके। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। और ये कंक्लूजन के अंदर यू हैव टू ब्रिंग सम अदर टेक्निक। This is basically a very strong paragraph for at least 2 points ऑफ इवैल्यूएशन। एक इवैल्यूएशन का स्कोर मिला हमें बेनिफिट 1 के अंदर, दूसरा इवैल्यूएशन का स्कोर मिला हमें बेनिफिट 2 के अंदर, तीसरा मिला हम लोगों को लिमिटेशन के अंदर, चौथा मिला हम लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग में, और 2 मिले हमें यहां पर। ठीक है, सिंस इंपॉर्टेंस है तो वर्डेट की बात नहीं है, इंपॉर्टेंस की हमारी बात हो रही है तो वर्डेट तो डुअल नेचर के ऊपर बात नहीं भाई, इससे फायदे भी है नुकसान भी है। लेकिन इसका मेरा ख्याल है कि जो ये फोरकास्टिंग क्वार्टर बेसिस पे कर सकता है ना, टाइम सीरीज के लिहाज से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सीजन्स के लिहाज से, आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस लाइक WP टू यूज इट as their forecasting technique. लेकिन this technique, TSA only focuses on the क्वांटिटेटिव डेटा। सही है ना, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम लोग ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट एज, थोड़ा सा समझा दो वो क्या होता है, टू मेक श्योर कि जो हमारे पास वैलिडेशन हमारे पास ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट से आ रही हो, वही डेटा हमारे पास TSA से भी आ रहा हो, so that we have a more concrete, robust forecasting, so that we can achieve our targets perfectly. See, मैंने आपको पूरा कंक्लूजन लिखकर सुना दिया, लिख लेना इसको। ठीक है, restructure it so that you can understand what is required. Since this is the end of this question, therefore now something from the examiner report. Some candidates effectively use sales data from WP to support their analysis of time series forecasting. However, some common observations of this data was lack of integration of this data with broader business aspects such as inventory management and financial planning. वो जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की है ना, उस बारे में बचा गया ही नहीं। उसे सिर्फ नंबर उठा के टेबल में से नंबर उठा के उसे यहाँ पर लिखना शुरू कर दिए थे, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्लानिंग की बात करनी ना, मेरा दूसरा पॉइंट ही प्लानिंग के ऊपर था ना, इसलिए high marks were awarded to answers that not only identifies the cause and impact of using time series analysis, but also delve into the implication, both positive or negative. सही है। And for WP's business planning, a note issue was the superficial analysis that did not fully explore the consequences. Again देखो एग्जामिनर बात कर रहा है, मैंने नहीं बात। ठीक है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सुपरफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस मत लिखो, ऐसी बातें मत लिखो जो केस में नहीं है। केस में जितनी लाइनें लिखी हुई ना यार, 80-85 लाइंस लिखी हुई होती हैं, उन्हीं में से कुछ निकाल लो। वो 80-85 लाइंस गई भाड़ में, आपकी अपनी 500 लाइंस आ जाती हैं बीच में। And the last most importantly, the balanced evaluation. They are not asking you to bring a side in front of them. ठीक है, क्योंकि they haven't used the word advice. ठीक है,
balanced evaluation. The examiner report often highlights the need for the balanced evaluation, considering both strengths and limitation of forecasting method. ठीक है, many responses tend to focus either on a positive or negative aspects without offering the balanced view. लिमिटेशन इसलिए आई थी मेरी, ये वाला कमेंट पढ़ने के बाद मैंने लिमिटेशन ऐड नहीं किया। इसका मतलब ये कि जब कभी क्वेश्चन आएगा इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, सही है, तो आपको दो फायदे एक नुकसान के साथ चलना है। जब अगर क्वेश्चन आएगा लिमिटेशन ड्रॉबैक्स, तो दो डिसएडवांटेज एक एडवांटेज के साथ आना पड़ेगा, सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4B क्या कह रहे हैं जनाब? एंड चलो ओके जी, नाउ दिस इज द कीवर्ड विद वेदर। पहला वाला था इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस, और अब आ रहा है वेदर। जब कभी कीवर्ड वेदर आता है ना, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सही है, ये जो पूरा पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट, सही है। इस पूरे स्टेटमेंट को पहले तो एग्री करो और फिर डिसएग्री करो। पहले कहो हाँ तुम सही कह रहे हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर WP to decide if it should produce the new outdoor product range। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री करते हैं, ये नहीं जी एग्री कर दिया इसके साथ, ठीक है, एग्री करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही। फाइनेंशियल प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन न्यू, कैसे? क्योंकि डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इंक्लूडिंग रेवेन्यूज, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एस्टिमेशंस दे रहा है। भाई क्या बात है आपकी, ये सब पता चल गया, इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं थी, सारा क्वांटिटेटिव डेटा पता चल गया हम लोगों को। इम्पैक्ट क्या पता चल गया? ऑफर्स क्वांटिटेटिव बेसिस टू असेस द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी जरूरी बात है यार, डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए ना, कितने पैसे मिलेंगे हम लोगों को, रिटर्न कितना होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस जी, इफेक्ट एनहांसेस द डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस, रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, ठीक है, कि यार कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, यार आपकी सोच है, फाइनेंशियल डेटा इतना ही होना चाहिए था, फाइनेंशियल डेटा से कम नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही फाइनेंशियल डेटा दिया, फाइनेंशियल डेटा ही जरूरी होता है। बस ऐसे बात करो कि लगे कि भाई आला हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है ना कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर क्या आ जाएगा फौरन से पेशतर, हाउएवर आ जाएगा, सही है। ये जो मैंने बात की ना पूरी की पूरी, मैंने बात की है यस तुम सही कह रहे हो। अच्छा सच बात है, मुझे इस बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कोई डेफिनेशन बनती नहीं है ना, इजंट इट? क्यों, किसकी लिखोगे भाई? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिखोगे? आई डोंट नो, तो डेफिनेशन के मत भागना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आने वाला है? अब मैंने किया डिसएग्री, ठीक है, ऐसे कैसे? आगे कुछ और वर्ड भी आता है मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। नो, गलत कह रहे हो भाई, ये तो भी आप तो भागे, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन while crucial not solely sufficient to make comprehensive decisions। क्यों? क्योंकि मार्केट डायनामिक्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लैंड कंपैरेटिव लैंडस्केप आल्सो क्रिटिकल इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्ट सक्सेस। हाउ, ये क्या हो गया? यानी जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन की, जब हम वेदर के साथ होते हैं, तो याद रखना सिर्फ एग्री नहीं करना, डिसएग्री भी करना, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर जानबूझ के नेगेटिव दिया, पॉजिटिव भी दे सकते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि एक में हाउएवर कैसे आएगा, देयरफॉर कैसे आएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई जस्ट प्लेड विद दीस थिंग्स। नॉट नेसेसरली कि एक पॉइंट में पॉजिटिव आएगा, एक पॉइंट में नेगेटिव आएगा, कॉन्सिक्वेंस दोनों में पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों में नेगेटिव भी आ सकता है। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप के अगर हाउएवर आएगा तो उसके साथ आपने क्या बात करनी है, देयरफॉर आएगा तो आपने क्या बात करनी है। देयरफॉर का हमेशा सॉल्यूशन आता है। देयरफॉर इज समथिंग कि यार ये दवाई खा लो, दवाई खा के आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी भूख मिट जाए, देयरफॉर ये कर लो, है ना। इस वाले पैराग्राफ को देख लेंगे। अच्छा अब आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में। वेदर के अंदर देयर इज नो स्विच साइड, सॉरी नो स्विच साइड का मतलब ये है कि लिमिटेशन की तरफ नहीं, हम डायरेक्टली कहां चले जाएंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ। ये तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखे हुए, और ये हमारे पास कंक्लूजन का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। सो यस का एक पैराग्राफ बना, नो का एक पैराग्राफ बना, फैक्टर्स अफेक्टिंग का एक पैराग्राफ बना, कंक्लूजन का पैराग्राफ बना, 4 पैराग्राफ
खत्म। सही है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों से, सर 4 पैराग्राफ्स होने लाजमी है? नहीं, पॉइंट पूरे होने लाजमी है। आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ बनाएं जिसमें यस और नो कर दें, लेकिन जब यस कर रहे हो तो सीक्वेंस समझ लो। यस करें, उसका कॉज लिखें, उसका इंपैक्ट लिखें, कॉन्सिक्वेंस करें, रिस्पेक्टिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का हाउएवर करें, नेगेटिव है तो देयरफॉर करें, खत्म करें एक जगह को। उसी पैराग्राफ के अंदर आप नो भी कर सकते हैं, और नो करके फिर आप उसका कॉज इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस करके उसका आप देयरफॉर करना या हाउएवर कर दें। जब कर चुके हो तो आपका एक ही पैराग्राफ, इतना बड़ा सारा पैराग्राफ आपका होगा जिसके अंदर आपने सब चीजें कवर कर ली हो। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को याद नहीं रखना, आंसर के स्ट्रक्चर को याद रखो। वेदर वाले कीवर्ड के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका आंसर जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, व्हेन सिंस वी हैव डन दिस थिंग, तो अब जरा छलांग मार के मैं कहीं और चले जाता हूं। गेस वेयर आई एम गोइंग नाउ। क्या मैं राइट हैंड साइड पे जाने वाला हूं, क्या मैं टॉप लेफ्ट पे जाने वाला हूं, क्या मैं टॉप बॉटम पे जाने वाला हूं, या मैं गायब होने वाला हूं? गायब तो नहीं हो रहा, सही है। गेस ये, so here I am, I'm just jumping around। अच्छा जी, होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात कर रहा है जनाब। यहाँ पर जो एग्जामिनर ने बात की है वो बात की है कि जी many candidates might focus too narrow on the financial aspect without considering the broader market context। वो सिर्फ उसी नंबर पे रहते हैं जो नंबर्स दिए गए, उससे ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे वो। अगेन डेफिनेटली जब आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ही से बातें करनी शुरू करनी है, बाकी फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आप बहुत नैरो हो चुके हैं। ठीक है, एग्जामिनर ऑफन लुक्स फॉर आंसर्स दैट इंटीग्रेट्स फाइनेंशियल डेटा विद मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। समझ आई? एग्जामिनर खुद से कह रहा है कि भाई मुझे ना वेदर के कीवर्ड को सही तरह से संभाल के चलो। क्रिटिकल इवैल्यूएशन जनाब, हाई स्कोरिंग आंसर्स टिपिकली डेमोंस्ट्रेट अ deep evaluation of financial information, bold decision making, acknowledging its importance while also identifying its limitation. A common goal is failing to critically assess the significance of the financial information for comprehensive business planning। ये डेटा सफिशिएंट नहीं है बेटा। 4 चीजें मालूम होने से हमारे पास कभी भी डेटा क्लियर नहीं हो सकता। या क्वेश्चन रेस कर दीजिएगा कि भाई आपने डेटा कितने साल का दिया है आपने मुझे? शर्म करो यार। कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो मुझे तकरीबन 6 या 7 फाइनेंशियल डेटा उठा के दे रहे हो, वो भी सिर्फ 1 या 2 साल के, और मैं किससे कंपेयर करूं? सीधी सीधी बात है। फाइनेंशियल डेटा पे तो मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसका CIE में उसका ग्रेड आया C। ठीक है, अब ये अच्छा है या बुरा? और मुझे क्या पता? कंपैरिजन तो बताओ मुझे, मैं कंपेयर कर किससे रहा हूं? लास्ट टाइम क्या अटेम्प्ट था, इस बार क्या अटेम्प्ट है? अगर लास्ट टाइम का अटेम्प्ट B था और अब C आ रहा है, तो इसका मतलब B से C नीचे गया है, तो उससे बुरा की है। कंपैरिजन डेटा तो मेरे पास होना चाहिए ना। कंपैरिजन डेटा ही नहीं होगा तो मैं क्या काम करूंगा? और क्या सिर्फ C ग्रेड डिटरमिन कर सकता है कि ये एक बुरा इंसान है? नहीं, ग्रेड है, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है कि पर्टिकुलरली उसने वो अच्छा परफॉर्म ना किया हो, या सब्जेक्ट को ज्यादा इंटरेस्ट का ना हो, या हो सकता है कि पेपर मुश्किल हो। देयर आर सो मेनी रीजंस। सो दिस ग्रेड विल नेवर डिफाइन यू एज अ ह्यूमन, इजंट इट? तो यही हम बात करते हैं, यही तो हमारी सारी टोपी होती है अपने पेरेंट्स के सामने भी कि अम्मा अम्मा देखो ना यार, ग्रेड मेरा बुरा अकेले का थोड़ी आया है, पूरी दुनिया की लुटिया डूबी हुई है, तो आपका बच्चा जो है वो कौन सा निराला है? मेक सेंस? दैट्स द थिंग। सो अगेन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर भी आपने इसी तरह से बात करनी है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी convincing, you have to be very confident about what you are writing down, why you are claiming कि this is insufficient, bring some reasons to it। ठीक है, so that आपका एक आंसर बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर हो सके। then last question of this case study, और let me just jump somewhere new now। ठीक है, evaluate the possible effects, बहुत अच्छी केस स्टडी मुझे लगी। तीनों तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए उसने, सही है। तीनों तरीके के क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन इससे पूछा इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स का, एक क्वेश्चन इससे पूछा इन टर्म्स ऑफ वेदर का, एक पूछ लिया पॉसिबल इफेक्ट्स का। अच्छा, पॉसिबल इफेक्ट्स जो है वो सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो टोटली अप टू यू। सही, मेक सेंस? सो ये चीज हमारे पास इस तरह चल सकती है। देयरफॉर अब हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट आ गया जनाब, इसको देख लीजिए आप। ठीक है,
दोबारा मुझे कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है इस पूरी चीज के अंदर. जस्ट पॉज द वीडियो, लुक वेयर द पर्टिकुलर पॉइंट रिसाइड्स, ठीक है, और आपका उसको आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है. अगेन देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेफिनेशन, किसी कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा. देन वी हैव अ नेगेटिव इफेक्ट. काफी हो गया, 2 इफेक्ट्स काफी होते हैं. 2 पॉइंट्स आर इनफ फॉर 12 मार्क आंसर, इवन फॉर 8 मार्क, इवन फॉर 20 मार्क. 2 पॉइंट काफी है भाई, 2 पॉइंट है ना, काफी है, सही कर लो तो चल जाएगा, ठीक है. वर्ड लंबी नहीं बोलना प्लीज, लंबी नहीं बोलना, फटा हो जाएगा मेरा आंख, मैं डिसोन कर दूंगा आप लोगों को, सही है. सो देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट, देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है. एंड यू जस्ट हैव टू जॉट इट डाउन विद योर ओन अंग्रेजी. अगर आप इन्हीं को आपस से कनेक्ट करके लिख भी देते तो एक परफेक्ट पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है जी. देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज अबाउट के फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें, सही है. ये मेरे इधर से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी. ये क्वेश्चन जो है ये यही क्वेश्चन है जो स्लाइड शो है ना, उसके अंदर मैं क्वेश्चन चेंज करना भूल गया. ये देख लो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये वो टीएसए वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है. जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है. दीज आर दी ह्यूमन एरर्स, प्लीज, ठीक है. आधे से ज्यादा ने ना इसको वो भी नहीं किया होगा, ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, लेकिन अब क्या करें. खैर जी. सो यहाँ के 2 फैक्टर्स आ गए, बिल्कुल आने फैक्टर्स अफेक्टिंग समझाने हैं, सब आप स्टेट करें, उसका इंपैक्ट लिखें. यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू कंक्लूड, ठीक है. वंस यू आर डन विद दिस थिंग, देन आपके पास जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या बातें की है, ठीक है. तो एग्जामिनर ने सबसे पहले तो बात की थी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एग्जामिनर्स ऑफन हाईलाइट कैंडिडेट्स need for a deep understanding of how economic policies can broadly affect a business. Broadly, overall, सही है, overall की बात करनी है मुझे, सही है. A superficial analysis that fails to consider the wider implication of such policies on WP operations and market environment is typically noted as a limitation. सही है. हाई स्कोर करने में दिस इज अ लिमिटेशन, जब आप बहुत ज्यादा सुपरफिशियल वे के अंदर जाकर बातें करनी शुरू करते हैं. ये सबसे ज्यादा सुपरफिशियल जो होता है वो इन्फ्लेशन में बच्चा भागता है, अनएम्प्लॉयमेंट में भागता है और एक्सचेंज रेट में भागता है. याद रखना, एक्सचेंज रेट में तो पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर देते हैं कि जी एक्सचेंज रेट बेहतर हो गया, एक्सचेंज रेट अच्छा है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो कंट्री की जीडीपी बेहतर हो जाएगी, कंट्री की जीडीपी बेहतर हो जाएगी तो लोगों के रेल पे हो जाएगा, रेल पे हो जाएगा तो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी. अरे इतना कुछ हो गया. और दूसरी चीज जो रॉकेट किस्म की चीज फेंकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर टर्नओवर किया कंपनी ने, सही है. अगला पता है इंपैक्ट क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. अरे वाकई ये कैसे हो गया, यानी कि कंपनी ने 2 लोगों को निकाला और आपने मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट डाल दिया. वाह, एग्जामिनर भी कहता है क्या सस्ता नशा करके आया हुआ है यार ये वाला, थोड़ी सी ब्रांडेड की तरफ चले जाओ यार. जी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का यूज करना थोड़ा सा अच्छी बात है जी. हाई स्कोरिंग आंसर्स टिपिकली डेमोंस्ट्रेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग of economic concept relevant to the question, applying them effectively to analyze the situation. Lack of economic terminologies or incorrect use of concept is frequently noted as an area of improvement. मेरा साइलेंस आपको बहुत कुछ कह रहा होगा, लंबी मत फेंकना, गलत मत, जो चीज देखो ना यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सही है. आपने यार मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था यार, ये चैप्टर तो आया ही नहीं है यार, ये क्या हो गया यार. ब्रो व्हाट इज हैपनिंग ब्रो मैंने तो ये पूरा याद किया था ब्रो, ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं था ब्रो, ये कैसे आ गया. अरे ब्रो ने कह दिया था तो कौन सा आ गया यार, और आपने याद किया तो अच्छी बात है, याद किया, याद करने की तो हमने कहा भी नहीं, समझने की बात. प्लीज जब इस्तेमाल करो सही चीज इस्तेमाल करो. जी नाउ कम विद दिस पर्टिकुलर थिंग. और ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि हमारे पास एक फाइनेंशियल डेटा है
और ये जो है ये कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी है। सो आई विल जस्ट जंप, और ये पहले ज़रा देख लो कैलकुलेट जो है आपके पास सीजर वेरिएशन करनी है, और दूसरा क्वेश्चन छूट गया है, ये पार्ट ए और बी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है असल में, ठीक है ना। सो इसको हम निकाल लेते हैं जल्दी से, सो दैट हम लोग ये चीज़ समझ सकें। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास जो ये फाइनेंशियल डेटा गिवन है उसमें हमारे पास पहली ये चीज़ है कि ये सीजर वेरिएशन निकालना, ठीक है। इस कॉलम को ले लो ए, इस कॉलम को ले लो बी, इसको लिख लो ए माइनस बी, ठीक है। सो अगर आप इसको इससे माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है। ये बात समझ आएगी, ठीक है। देयरफॉर जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर निकालें और सॉल्व कर लें, मुबारक हो, आपको 2 नंबर मिल गए, ठीक है। मेक सेंस। अब क्योंकि आपको पता है कि ये माइनस ये बराबर है इसके, ठीक है, यानी y माइनस सॉरी नॉट माइनस, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, y माइनस 1.755 बराबर है माइनस 0.250 के, ठीक है। और मेरे पीछे आ गए, ये लो नीचे आ गए, सही है। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ जैसे माइनस साइन के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बराबर ऐसा हो सकता है कि y बराबर हो गया माइनस 0.2550 प्लस 1.755, y की वैल्यू आ गई, सही है। सो या तड़ा, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब आपको केस स्टडी के लिहाज से ना, जब आपके पास ये नंबर्स गिवन हो तो आपने दोनों की कैलकुलेशन आपने करनी है। याद रखो ये जब कभी भी आपके पास आएगा ना सीजनल ट्रेंड, ये हमेशा आपके पास आएगा 8 मूविंग एवरेज, सही है, हमेशा याद रखना, कोशिश करना, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर दिस केस स्टडी, और प्लीज इसको अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करके पूरा का पूरा आंसर टाइप करो, टाइप करके मुझे भेजो, मैं चेक करके देखता हूँ, बताता हूँ क्या गलतियां क्या गलतियां नहीं है। और अगला पेपर हम लोग करेंगे जून 2341 पेपर 4, ठीक है। सो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ व्हाट्सएप चैनल प्लीज वो ज्वाइन कर लें, सो दैट उसमें मैं जो भी कोई चीज अपडेट कर रहा हूँ तो वो चीज आप लोगों को मिलती जाएगी। प्लीज इस चीज अटेम्प्ट क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। मैं इसकी किसी तरह की कोई पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, कोई इस तरह की स्लाइड शो वगैरह शेयर नहीं करूंगा, ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है, वॉच इट एज मेनी टाइम एज यू वांट, और पॉज करो, देखो, समझो, करो और प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।